नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रोजाना की तरह पुनः हम आपके सामने आए हैं रात के 9 बजे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और लोअर पीसीएस प्रवक्ता, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क, स्टेनो या और भी जो यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, उन सभी के लिए कारगर होगी ये सीरीज। इसमें हम रोजाना आपको लगभग 40 क्वेश्चन कराते हैं और साथ ही साथ मैं आपको अन्य फैक्ट बता के चलता हूँ। उन अन्य फैक्ट को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारे ही नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिएगा आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, हरिप्रसाद टम्टा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो हरिप्रसाद टम्टा जी ने शिल्पकार शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया सर्वप्रथम 1911 में किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरिप्रसाद टम्टा जी के बारे में अगर हम बात करें तो हरिप्रसाद टम्टा जी का जन्म 26 अगस्त 1888 ईस्वी में एक दलित परिवार में हुआ था। उत्तराखंड के अम्बेडकर के नाम से इन्हें जाना गया। कई बार क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड के अम्बेडकर किन्हें कहा जाता है, तो हरिप्रसाद टम्टा शिल्पकार क्रांति के जनक हैं। इन्होंने 1905 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1905 में इन्होंने टम्टा सुधार समिति का गठन किया था। 1905 में इन्होंने टम्टा सुधार समिति का गठन किया और उसके बाद ये टम्टा सुधार समिति शिल्पकार सभा के नाम से जानी गई थी। उसके बाद में हरिप्रसाद टम्टा जी के बारे में अन्य फैक्टों की बात करूं तो देखिएगा 1934 में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1934 में इन्होंने समता नामक पत्र निकाला था, जो कि दलितों से या सामाजिक कुप्रथाओं से संबंधित था, और ये पत्र साप्ताहिक पत्र था जो अल्मोड़ा से निकलता था। उसके बाद में 1935 में ब्रिटिश सरकार ने हरिप्रसाद टम्टा जी को राय बहादुर की उपाधि दी और 23 फरवरी 1960 को हरिप्रसाद टम्टा जी का निधन हो गया। और एक चीज और याद रखनी, ये अल्मोड़ा के निवासी थे, या अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। आज की वीडियो का अगला प्रश्न है, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो ये जो नदी मिलती है पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, नंद कुंड व देवी कुंड कहाँ पे स्थित है? तो नंद कुंड और देवी कुंड आपके बागेश्वर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बरवी बुग्याल कहाँ पे स्थित है? तो बरवी बुग्याल हमारा बच्चों रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग के अन्य बुग्यालों की बात करूं तो देखिएगा चोपता बुग्याल, उसके बाद में थोली बुग्याल, इसके बाद में मनड़ी बुग्याल, और आपका मध्य महेश्वर बुग्याल, ये सारे के सारे आपके रुद्रप्रयाग में। चोपता, उसके बाद में आपका थोली, फिर मनड़ी, फिर मध्य महेश्वर और एक परमे बुग्याल है। ये सारे के सारे आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में बंटू बाज पुरस्कार से नवाजा गया? तो वो कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड राज्य को यह पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की प्रमुख झांकी क्या थी? जो गणतंत्र दिवस हुआ था 2021 में, तो उसमें जो प्रमुख झांकी थी वो केदारनाथ की झांकी को दिखाया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अभी मैं 2025 से आपको बताता हूँ। देखिए 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में जो गणतंत्र दिवस पे उत्तराखंड की झांकी रही थी, तो वह रही थी सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेल। फिर से सुनिएगा, सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेल, ये हमारी झांकी रही थी 2025 में गणतंत्र दिवस पे। और इस झांकी को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से बनेगा जरूर, आप देखना किसी न किसी पेपर में। उसके बाद अगर हम बात करें जो 2025 में गणतंत्र दिवस पे झांकियां थी, उसमें प्रथम स्थान किसे मिला? तो प्रथम स्थान मिला यूपी की झांकी को, जिसमें महाकुंभ 2025 को दर्शाया गया था। तो पहला स्थान यूपी का और हमारा उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तीसरा। और उत्तराखंड की झांकी कौन सी रही है? सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेल।
अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो बच्चों ये जो शुरू किया गया था 2004 और 5 में इसको प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 का ए करेक्ट हो जाएगा 2004 और 5 में। अगला प्रश्न है, एक चक्रा प्राचीन किसका नाम था? तो एक चक्रा जो प्राचीन नाम था वो आपका चक्राता का प्राचीन नाम था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चक्राता की अगर मैं बात करूं तो चक्राता जो है वो आपका जोनसार भाबर वाले क्षेत्रों में स्थित है चक्राता। उसके बाद पहाड़ों का राजा, चक्रातों को कहा जाता है पहाड़ों का राजा। इस चक्राता के जो संस्थापक थे वो कर्नल ह्यूज इसके संस्थापक थे। सबसे ऊंची जो चोटी है चक्राता की वो है चिलमरी नेक सबसे ऊंची चोटी है। एक बड़ा फेमस मेला जिसका नाम है क्वानू मेला चक्राता में ही लगता है दीपावली के अवसर पर। चक्राता आपका देहरादून में स्थित है। तांदी मरोज घुमसू नृत्य ये किस जनजाति के नृत्य हैं? तो बच्चों ये आपके जोनसारी जनजाति के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 71 का, ऑप्शन ए। तांदी, मरोज और घुमूस, कई बार ऐसे भी आ सकता है कि मरोज और घुमसू या तांदी ये क्या है? तो ये नृत्य किस जनजाति के? जोनसारी। अगला है नोमेड्स ऑफ हिमालय रचना किसकी है? तो नोमेड्स ऑफ हिमालय जो रचना है वो डॉक्टर श्याम सिंह की है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट में किस बटालियन को वीरों का वीर कहा जाता है? तो देखिएगा अगर हम बात करेंगे कुमाऊं रेजिमेंट में जो बटालियन है हमारी 13 और 15वीं, यानी कि ऑप्शन बी 13 और 15वीं जो बटालियन है इसको वीरों में की वीर कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कुमाऊं रेजिमेंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी ये नोट कीजिएगा 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट को स्थापित किया गया था 27 अक्टूबर 1945 को। उस समय इसका जो मुख्यालय था वो आगरा में था। उसके बाद 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से लाया जाता है रानीखेत में, और वर्तमान में भी कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट में वैसे तो बहुत होनहार जाबाज हुए, लेकिन मैं दो की यहाँ चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोमनाथ शर्मा जी की। सोमनाथ शर्मा जी की अगर हम बात करें तो ये पूरे भारत में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले एक जवान थे जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। उसके बाद एक मेजर शैतान सिंह का भी नाम सुना होगा आपने, वो भी कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे और उनको भी परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। कुमाऊं रेजिमेंट पे 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था और कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है पराक्रमो विजयते। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब मिला? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो मिला था वो वर्ष 2017 और 18 के समय दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2017 और 18 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था। आपको बताना है इंदिरा गांधी जी की पुण्य तिथि कब है और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस हम कब मनाते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिएगा राज्य में कोलसारी और देवलगढ़ इन दोनों ही स्थानों से मिले हैं आपके मूर्ति पीठिका लेख। अब देखिएगा मूर्ति पीठिका लेख क्या होते हैं, मैं आपको पहले कुछ लेख बताता हूँ, उनको आप ध्यान करके नोट कीजिएगा। जैसे देखिएगा एक होता है ताम्र लेख। ताम्र लेख क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ताम्र धातु का बड़ा सा टुकड़ा है और उसमें हमने कोई लेख लिख दिया तो ये कहलाएगा आपका ताम्र लेख। उसके बाद मान लो कोई बड़े जैसे पहले समय में बड़े बड़े पत्तों पर लिखते थे, कागज तो था नहीं, तो बड़े बड़े पत्ते होते थे तो उन्हें हम पत्तों पे लिखते हैं तो उसे कहते हैं पत्र लेख। उसके बाद मान लो कोई स्तंभ है, बड़ा सा स्तंभ पर कोई लेख लिखा गया तो ये कहलाएगा स्तंभ लेख। कोई मान लो कोई घंटी है, इस घंटी पे लिखा गया तो ये कहलाएगा घंटी लेख। मान लो जैसे त्रिशूल लेख भी मिलते हैं, इस त्रिशूल के ऊपर कोई लेख लिखा गया है तो ये कहलाएगा त्रिशूल लेख। इसी तरीके से राज्य में जो देवी देवता की मूर्तियां होती थी उनके पीछे जो लेख लिखा जाता था उसे कहा जाता है मूर्ति पीठिका लेख, यानी कि मूर्ति की पीठ पर लिखा गया कोई भी लेख। तो ये आपके
कोलसारी और देवलगढ़ दोनों ही जगह से ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है हमारा, गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो देखिएगा, वैसे तो शासनकाल में अपवाद रहता है। अगर आप पढ़ेंगे अजय रावत जी की बुक तो वहाँ शासनकाल कुछ और है, आप पढ़ेंगे बीडी पांडे जी की बुक तो वहाँ कुछ और है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। गरुड़ ज्ञानचंद का जो शासनकाल था वो 1365 से 1420 तक रहा था। गरुड़ ज्ञानचंद मोस्ट इंपोर्टेंट राजा है चंद्रवंश के, तो इनसे मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता के चलता हूँ। सबसे पहला क्या है, सर्वाधिक समय तक जो गद्दी पर बैठे थे या सबसे अधिक समय तक जो शासन किया था वो किसने किया था, आपके गरुड़ ज्ञानचंद जी ने किया था। उसके बाद दिल्ली दरबार में जाने वाले पहले राजा कौन थे, गरुड़ ज्ञानचंद थे। जब ये दिल्ली दरबार गए थे तब दिल्ली का राजा कौन था, फिरोज शाह तुगलक, और इस फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि भी दी थी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, पटवारी के पेपर में बना था, आया था क्वेश्चन कि गोबसा ताम्रपत्र का संबंध किस राजा से है, तो ये भी आपका गरुड़ ज्ञानचंद जी से है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में स्थित जो ताल है, नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल आदि किस हिमालय क्षेत्र में आते हैं, तो ये आपके आते हैं लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, गरुड़ चट्टी प्रपात किस जनपद में स्थित है, तो गरुड़ चट्टी की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ये हमारा स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है हमारा गरुड़ चट्टी प्रपात। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम किस जगह पे खोला गया है, तो ये आपका खोला गया बच्चों मनीला पड़ता आपका जिला अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अल्मोड़ा से मैं आपको काफ़ी फैक्ट बता के चला हूँ, पुराने जो प्रैक्टिस सेट है उनको आप देखिएगा, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट 2025 के नाम से, तो आप वहाँ देखिएगा। मैंने 4 प्रैक्टिस सेट इससे पहले करा रखे हैं, वहाँ पे मैं सब चीज़ कराता रहता हूँ, फिर भी थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो राज्य में चांदी मिलती है वो अल्मोड़ा में मिलती है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका अल्मोड़ा का है। बाल मिठाई का घर किसे कहा गया है, अल्मोड़ा को। आलमनगर किसे कहा गया है, मुस्लिम प्रभाव के कारण अल्मोड़ा को। राम क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा गया है। राजाओं की घाटी भी अल्मोड़ा को कहा गया है। और कई सारे यहाँ प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे चित्तई मंदिर हुआ, रानी खेत हुआ, और अगर हम बात करें चौबटिया हुआ जिसे फलोद्यान का स्वर्ग कहा गया है, और बहुत सारे स्थान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति दी गई है, तो ये दी गई है आपके गोविंद वन्यजीव बिहार में। ऑप्शन बी गोविंद वन्यजीव बिहार, ऑप्शन बी करेक्ट है। और वन्यजीव बिहार राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताए, उसको जरूर देखिएगा। चंद्र कुमार बर्तवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा, तो ये किया गया था मथुरा दत्त मठपाल जी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मथुरा दत्त मठपाल। ऑप्शन ए करेक्ट है। गुदिया खाटन प्राचीन नाम था किसका, तो गुदिया खाटन प्राचीन नाम था त्यूनी था। और त्यूनी आपका देहरादून वाले क्षेत्रों में, जैसे जौनसार बाबर क्षेत्र, लाखा मंडल वगैरह एरिया में, तो देहरादून में पड़ता है त्यूनी। हवाला बाग में स्थित बागान को किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर कार्बेट बागान के नाम से जाना गया। हवाला बाग में जो बागान स्थित है, हवाला बाग कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में ही। और यहीं पे एक अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था गोरखा और चंदों के अंतिम राजा महेंद्र चंद के मध्य, जिसे हवाला बाग का युद्ध कहा गया था। 1790 में युद्ध हुआ था महेंद्र चंद और आपके गोरखाओं के मध्य। और उसके बाद यहाँ से चंदवंश की सत्ता खत्म हुई थी और गोरखों का शासन स्थापित हुआ था 1790 में, जो कि 1815 तक चला था। चंदों को हरा के ही गोरखे कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहे थे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो देखिए गढ़वाल में जो वन विभाग की स्थापना की गई थी वो वर्ष 1869 में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से ही मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये तो मैंने बताया गढ़वाल में वन विभाग, आपको बताना है कुमाऊं में वन विभाग और टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना। आंसर इन ऑप्शनों में ही छुपा हुआ है। गढ़वाल का मैंने बताया 1869,
कुमाऊं टिहरी वन विभाग की स्थापना आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। जो भी बताएगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में सबके सामने रखूंगा कि इन्होंने सही आंसर बताया है। अगला प्रश्न है गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो राज्य का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तरकाशी में स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका कुल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मचवालिया मुचकुंद का आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा चंपावत में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सभी को पता है राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में आपका चंपावत ही है। देवीदुरा मंदिर यहीं पर है, मायावती आश्रम यहीं पर है, मीठा रीठा साहिब भी यहीं पर है और मानेश्वर मेला भी आपके चंपावत में ही लगता है। चोमू देवता का मंदिर भी आपका चंपावत में मिलेगा, नौडूंगागढ़ चंपावत में मिलेगा और भी कई सारी यहाँ चीज़ें हैं, वो जब इसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अगला प्रश्न है पामो के सूर्य मंदिर से किस शासक के क्षमादान का उल्लेख मिलता है? तो देखिएगा आपने नाम सुना होगा राजा उद्धोत चंद जी का। तो पामो का जो सूर्य मंदिर है यहीं पर क्षमादान का उल्लेख मिलता है उद्धोत चंद जी के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आज की वीडियो का उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी बच्चों वर्ष 2016 में। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 2016 में। गोरखा प्रशासन में कार्यरत सैनिक या कार्यरत सेना को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जागरिया या जागरिया, इसको बोलते थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बलचुरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो बलचुरी पर्वत की हम बात करते हैं तो ये हमारा बागेश्वर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर भी इसको कहा गया है और बागेश्वर की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, बढ़िया तरीके से सारे विस्तार से चीजें बताऊंगा। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह किसकी है? तो ये हिमांशु जोशी जी की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो कुमाऊनी भाषा दिवस जो मनाया गया है ये 1 सितंबर को मनाया जाता है और अगर मालूम कर ले गढ़वाली भाषा दिवस तो वो आएगा 2 सितंबर। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस और 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाते हैं। उत्तरांचल सब एरिया किस छावनी को कहा जाता है? तो देखिएगा देहरादून जो छावनी है, इस देहरादून छावनी को उत्तरांचल सब एरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 1814 को की गई थी जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है भानु भोपेला ने किस शासक से अमरावती के लिए युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था बाज बहादुर चंद जी से। ऑप्शन बी सही है। इनके बारे में एक बड़ी फेमस कहावत है बरस भयो 80 और बुद्धि गई 89। ये बहुत एक तरीके से बुजुर्ग थे तब भी ये राजा थे। मैं सबसे लंबे समय तक चंद्रवंश का राजा आएगा तो गरुड़ ज्ञान चंद, लेकिन सर्वाधिक आयु तक मतलब ये 80 वर्ष से भी ऊपर हो गए थे तब भी ये राजा थे। तो कहा जाता है कि जब ये बुजुर्ग हो गए थे 80 वर्ष की आयु में तो इनकी बुद्धि एक तरीके से पगला सी गई थी। इन्होंने गलत कार्य करने स्टार्ट कर दिए थे अपने साम्राज्य में, तब इनके लिए कहावत आई थी बरस भयो 80 और बुद्धि गई 89। उसके साथ साथ बाज बहादुर चंद की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट याद करिएगा, ये वीडियो के एग्जाम में आया था। बाजपुर की स्थापना जो कि उधम सिंह नगर का एक शहर है ये इन्होंने की थी। उसके साथ ही साथ इन्होंने तिब्बती अभियान के तहत हुड़कियों का ताकल खान किला जीता था। इन्होंने आक्रमण क्यों किया था? देखिएगा यात्रा जाती है तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो क्या थी एक हुड़किया जाती थी तिब्बत क्षेत्र। अभी इससे संबंधित एग्जाम में आया था क्वेश्चन स्टेनो के एग्जाम में। तो हुड़किया जो जनजाति थी ये कैलाश मानसरोवर यात्रियों को लूट लिया करती थी, उन्हें परेशान करती थी। तब उन्होंने आके बाज बहादुर चंद जी से कहा कि हमारी समस्या का हल करो। तब बाज बहादुर चंद आक्रमण करते हैं तिब्बत पे, एक बड़ा अभियान चलाते हैं हुड़कियों के विरुद्ध, उनका दमन करते हैं, उनके तागल खान किले को जीत लेते हैं और उन पर एक सिरती नामक कर भी लगाते हैं। सिरती कर आपने चंद्रवंश में पढ़ा होगा, तो सिरती कर लगाते हैं हुड़कियों के ऊपर। ये यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहा है। अगला प्रश्न है महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य? ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला है जलकुर किसकी सहायक नदी है? देखिएगा जलकुर की अगर हम बात करते हैं तो जलकुर ये भागीरथी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जलकुर नदी के तट पर ही राजा प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कैमल बैंक नामक पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो ये तो फेमस है काफी, आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र
कौन सा है, तो ये मैं आपको जब मैंने प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ही जो क्षेत्र बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बाह्य हिमालय में होती है। और बाह्य हिमालय किसको कहा जाता है? शिवालिक हिमालय को ही, शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय बोलते हैं। और इस शिवालिक को ही मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना गया है, और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है। फूलों की घाटी को नंदनकानन कहाँ कहा गया है? तो स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदनकानन कहा जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 87.5 और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी अगर क्वेश्चन आ जाए किस हिमालय क्षेत्र में है, तो बृहद हिमालय या बृहद हिमालय क्षेत्र में आपकी फूलों की घाटी आती है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न मैं आज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आंसर बताएंगे उन सभी का नाम मैं अगली वीडियो में स्टार्टिंग में ही लूंगा कि इन्होंने सही आंसर बताया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।